ओके गाइस, तो हम लोग पहला चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी फिनिश हो गई। तो बेसिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में, उसको आज थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूं। पहला जो आप पढ़ चुके टर्मिनोलॉजी जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दूसरा आप पढ़ेंगे डीसी सर्किट। तीसरा आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर। चौथा आप पढ़ेंगे मैग्नेट। फिर इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे एसी फंडामेंटल। इसमें सारी सर्किटें पढ़ेंगे, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, सब सर्किट पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा आपको हम पढ़ाएंगे पॉलीफेज सिस्टम। टारगेट होना ये चाहिए कि 10 से 15 दिन में आपके अकॉर्डिंग, यानी TG2 के अकॉर्डिंग, बेसिक जेई के अकॉर्डिंग हम इसे फिनिश करेंगे। मेरा टारगेट यही है, ठीक है। जिसमें आप ये पढ़ चुके, इसका मैंने आपको 117 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दिए। आपको ये 5.1 एंड 5.2 में मिल जाएगा। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है डीसी सर्किट। हमको डीसी सर्किट आज स्टार्ट करनी है। डीसी सर्किट, ठीक है। देखो बच्चा, सर्किट की बात करें अगर, तो सर्किट दो तरीके की है। एक आपकी डीसी सर्किट है और दूसरी एसी सर्किट। जिस सर्किट में डीसी सप्लाई फ्लो होती है उसे डीसी सर्किट कहेंगे। जिस सर्किट में एसी करंट फ्लो होती है उसे एसी सर्किट कहा जाता है। करंट दो तरीके की होती है, आप जानते हैं। डीसी करंट स्ट्रेट चलती है, यानी ऐसी करंट जिसका टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है और ना ही डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो करंट होती है डीसी करंट, यानी डीसी धारा, जिसका ना तो दिशा बदलती है और ना ही धारा, उनका मैग्नीट्यूड बदलता, परिमाण बदलता है, वो है डीसी धारा। एसी करंट क्या होती है? ऐसी धारा जिनकी दिशा, टाइम के साथ दिशा और मैग्नीट्यूड सब बदलता रहता है, दोनों बदलते रहते हैं, उन्हें एसी धारा कहते हैं। तो इसी के बिहाफ पे हम बोलते हैं कि जिस सर्किट में डीसी करंट फ्लो होती है उसे डीसी सर्किट कहते हैं, और जिस सर्किट में आपकी एसी करंट फ्लो होती है उसको एसी सर्किट कहते हैं। तो हमें अभी पढ़ना है डीसी सर्किट। क्या पढ़ना है? डीसी सर्किट पढ़ना है। डीसी सर्किट में जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। मात्रक आप जानते हो क्या होता है? ओम होता है। अब देखिए, तो यहाँ पहला टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो तरीके का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को मिला दें तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला क्या? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जो दोनों को मिलाने से बनता है।
तो इसको श्रेणी संयोजन कहते हैं भैया हिंदी में, इसको समांतर संयोजन कहते हैं। अब आगे देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसे सिंबल रेजिस्टेंस का ये होता है, अगर हम इसी पे ऐसे एरो लगा दें तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस या परिवर्ती प्रतिरोध, और ये केवल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? जैसे ये लगा, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, होता क्या है? जब कई रेजिस्टेंस के सिरे इस प्रकार जुड़े कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ता है, तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। देखिए, अगर हम माने इसको 1 2 1 2 1 2, तो पहले का दूसरा सिरा दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा तीसरे का पहला, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आप बहुत लड़के से पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस का सीरीज बताओ, तो कहते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, या उसमें धारा समान होती है। वो प्रॉपर्टी है, परिभाषा की जब आप बात करोगे तो उसमें ये होता है कि जब रेजिस्टेंस के अपोजिट सिरे एक साथ अपोजिट सिरे जुड़ते हैं तो उनको श्रेणी कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ हमने इनको किसी सप्लाई से जोड़ रखा है, ये सप्लाई है V, यहाँ से करंट चल रही है I, ये रेजिस्टेंस है आपका R1, ये है R2 और ये है R3। तो यहाँ पहुंचे तो यहाँ मान ले वोल्टेज क्या है? V1 है, यहाँ पे वोल्टेज आपका V2 है, यहाँ पे वोल्टेज आपका V3 है। अब टोटल अगर हम बात करें कि टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो सीरीज में सभी पोटेंशियल को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस मान ले क्या है? R है। तो करंट यहाँ से आई जा रही है, वोल्टेज क्या है? V है, तो I यहाँ सब में I क्या है? सेम है। ठीक है भाई, कहीं बटी तो नहीं, यहाँ से आई गई ऐसे निकल करके ऐसे फिर आ रही, तो I कहीं बटी नहीं है। तो इसकी वैल्यू रखें तो I R हो जाएगा, I इंटू R1 हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा, प्लस I इंटू R3 हो जाएगा। वो साइड I है, लेकर के कॉमन काट दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल, टोटल R बराबर आया R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी टर्म हो उनको ऐसे जोड़ लिया जाता है। ये हो गया श्रेणी कॉम्बिनेशन। नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। अब जो जानना है इसको आप अक्सर जानते हो, जो एकदम नए होंगे वो आज पढ़े होंगे, नहीं तो लगभग कोई भी तैयारी करने वाला बंदा जानता ही है। हाई स्कूल में भी फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। जो अब कंपटीशन में जानना है वो पहला कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी संयोजन में, प्रतिरोध की बात हो रही है, श्रेणी संयोजन में पहला जो घिसा पिटा पॉइंट हो गया है, धारा सभी प्रतिरोध में समान होती है, सभी में समान होती है। पहला, सभी प्रतिरोध के क्रॉस, सभी प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टता पात भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। दूसरा पॉइंट, ये सब आप जानते हैं। तीसरा पॉइंट कि कुल प्रतिरोध का मान, यानी अगर मान ले R टोटल है तो
कुल प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के संयोजन के बराबर होता है। संयोजन यानी योग के संयोजन के बराबर होता है, ये आप जानते थे। ठीक है, चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उच्चतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है। श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ठीक है बच्चा, संयोजित किया जाता है। ये हो गया। पांचवा पॉइंट ये होता है कि श्रेणी संयोजन में ध्यान से देखिएगा, इसीलिए पेन मैंने चेंज कर दिया। श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रदाय में, मतलब पूरे सिस्टम में श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रदाय में लगे सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है या अधिक होता है। बड़ा होता है या अधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कितने पॉइंट हैं नोट कर लीजिए। यूपीपीसीएल का ट्रेंड है 3 साल पहले से, जेई में इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता। कैसे पूछता मैं दिखाता हूँ, अभी आप देखिए, बहुत जल्दी करिएगा। अगर बात की जाए कि कह रहा है 3 प्रतिरोध हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध इस प्रकार है कि R1 लेस देन R2 लेस देन R3। ठीक है, 3 प्रतिरोध हैं इस प्रकार है कि R1 लेस देन R2 लेस देन R3। देन यदि इन्हें श्रेणी में संयोजित कर दिया जाए, श्रेणी में संयोजित कर दिया जाए तो पहला ऑप्शन, और कहा जाए श्रेणी में संयोजित कर दिया जाए तो यदि इनका तुल्य प्रतिरोध RT हो तो, अब ऑप्शन दे रहा हूं, A RT इज लेस देन R1, B RT इज ग्रेटर देन R1, C RT इज ग्रेटर देन R3, D RT इज ग्रेटर देन R2। बहुत मॉडर्न क्वेश्चन ये बहुत पूछा जा रहा है बेटा, सॉरी, ये बहुत सारी, ये आजकल के ट्रेंड हैं, ये पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो सही क्या है? तो देखो बेटा, हमने यहाँ दिखाया है कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रदाय में लगे सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रतिरोध क्या है? R3। तो R3 से, अब सिंपल सी बात है कि अगर इनको तीनों को श्रेणी में आपने जोड़ दिया तो ये R3 जो है, ये जो आपका इनका टोटल आएगा वो टोटल इस R3 से भी बड़ा होगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अभी मैं इनको न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के दिखा देता हूं, नोट कर लीजिए। देखो, जैसे मान लें
एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये सप्लाई से जुड़ा है। ठीक है, ये मान लें 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 30 ओम है। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? 30 ओम का है। तो अब सीरीज में जुड़ा है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? RT बराबर 10 प्लस 20 प्लस 30, 30 60 ओम। कितना आया? 60 ओम। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है? 30 ओम। तो 30 ओम से 60 ओम बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो इसीलिए मैंने कहा कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान RT यानी टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो उस सिस्टम में लगे हुए सबसे बड़े प्रतिरोध से भी वो बड़ा होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे आपके पास कई रेजिस्टेंस दिए गए हैं, जब किसी भी प्रतिरोध के, संधारित्र के, प्रेरकत्व के जब भी समान सिरे एक साथ जुड़े, उनका विपरीत सिरा एक साथ जुड़े, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इनका एक तरीके का सिरा इधर है, एक तरीके का सिरा ये है। इनको हमने क्या किया? एक साथ जोड़ करके सप्लाई से संयोजित कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है, सप्लाई वोल्टेज V है। यहाँ से करंट निकली, यहाँ से करंट निकल रही है आई, और यहाँ पहुँच करके ये 3 पार्ट में बढ़ जा रही है, I1 I2 और मान लें I3। ठीक है, तो चाहे वोल्टेज हम यहाँ से पकड़ के मेजर करें तब भी V आर, यहाँ से मेजर करें तब भी V, यहाँ मेजर करें तब भी, चाहे यहाँ करें, तो यानी तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी वोल्टता क्या होगी? सेम होगी। इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस मान लें कितना है? R है। तो अब I की वैल्यू निकालें। I बराबर तो I1 प्लस I2 प्लस क्या? I3 के। ठीक है, तो I बराबर निकालेंगे तो V बाई R बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 के। D सब में कॉमन है, लेकर के काट दीजिए तो आपके पास मिलेगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जितने भी सिस्टम में लगे हैं ऐसे इनको जोड़ लीजिए। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट करिए। हो गया? ओके। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी देखिए। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिएगा पहला पॉइंट, सभी प्रतिरोध के क्रॉस, सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टता समान होती है, वोल्टता समान होती है। ठीक है, सभी प्रतिरोध में धारा भिन्न भिन्न होती है। तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के, ध्यान से सुनो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है भैया, अगला पॉइंट देखिएगा। समांतर संयोजन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, समांतर संयोजन में तुल्य
प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान प्रदाय में लगे सबसे न्यूनतम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो ये सब जानते रहेंगे आप, नया ये है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी पांच प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी जो आपने देखी अभी। अब इनको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस ये है, कोई रेजिस्टेंस ये आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, किसी सप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए ये 4 ओम है, ये 8 ओम है और ये 12 ओम है। तो आपने कहा है कि सबसे छोटा सा छोटा जो प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा इसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा, यानी इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा आएगा। तो देखिए जरा, आर टोटल निकालेंगे तो 1/RT इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 ले लीजिए, 12 25 60, 8 12 40, कितना आएगा भैया? जैसे कि 4 8 12, 4 2 4 2 3, तो 4 2 9 8 3 24, कितना हो गया? 24। एलसीएम कितना आ गया? 24। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 और यहाँ पे 2, 6 3 9 2 11, यानी कि 11/24। तो RT बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 24/11। तो 11 दूना 22, 2 बचा, 11 51 11। फिर देखिए ऐसे सिंपल सा, तो 2.1 समथिंग जो भी है आगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो टोटल रेजिस्टेंस समांतर में आया है वो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो पर्दाय में लगे हुए सबसे न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम है, ठीक है। तो 2 चीजें याद रखिएगा। इनका एक अलग ट्रेंड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनको भी दिखाता हूं आपको। देखिए अगर आपको दिया जाए कि भैया 3 प्रतिरोध हैं, क्वेश्चन इस तरीके से 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध इस प्रकार है कि R1 लेस देन R2 लेस देन R3। यदि इनको समांतर में संयोजित किया जाए, यदि इनको समांतर में संयोजित किया जाए जाता है तो तुल्य प्रतिरोध RT है, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन दे रखा RT इज ग्रेटर देन R3, बी ऑप्शन दे रखा RT इज ग्रेटर देन R2, सी ऑप्शन दे रखा है RT इज लेस देन R1, डी ऑप्शन दे रखा है तो RT इज लेस देन R2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप यहाँ पढ़ के देख करके प्रूफ करके भी आए हो, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। जो टोटल प्रतिरोध होगा वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा, तो सबसे छोटा प्रतिरोध क्या है? R1 है, तो R1 से भी छोटा होगा, तो ये सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, आगे क्या है बच्चा, जैसे कुछ न्यूमेरिकल करवा देते हैं सीरीज और पैरेलल पे।
सिंपल जो आपके यहाँ आते हैं, देखिए जैसे एक ये दिया, फिर एक ये दे दिया, फिर एक ये दे दिया। पहले एकदम सिंपल समझिएगा। कह रहा है ए और बी के क्रॉस 4 2 2। कह रहा है ए और बी के क्रॉस आप रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। तो सिंपल सी बात है, किसमें जुड़ा? सीरीज में। तो 4 2 6 2 8, कितना आ जाएगा? 8 ओम। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो बेटा, ये मेरा बताने का मोटिव सिर्फ ये है कि जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है वो भी पढ़ ले, ठीक है। और जो पढ़ रहा है पहले से तो उसको भी मालूम ही है। तो यहाँ से आपने ऐसे जोड़ लिया 4 प्लस 2 यानी कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब इसी तरीके अगर हम समांतर को थोड़ा सा दिखाएं, मिक्स कर रहे हैं अभी, परेशान मत होइए। देखिए मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। अब कह रहे हैं कि ए और बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो ए और बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकाले तो तीनों किस में जुड़े हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में आप जानते हो 1/r इज इक्वल टू R1 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हम जोड़ते हैं। कर लीजिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3/2। आर टोटल बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 के, यानी 1.5 ओम आ जाएगा। इस तरीके से, सॉरी 2/3 आएगा, 2/3, ठीक। इस तरीके से आप निकालते हैं, ठीक है। अब हम मिक्स की बात करने चल रहे हैं। जैसे देखिए कोई सर्किट दिया हो इस तरीके से, सिंपल सिंपल सर्किट आपके यहाँ आते हैं, बहुत हाई फाई सर्किट नहीं आते। मान लीजिए ये आर दिया, आर दिया, आर दिया, आर दिया, आर दिया, आर दिया। कह रहा है ए और बी के मध्य कितना तुल्य प्रतिरोध होगा? ए और बी के मध्य कितना तुल्य प्रतिरोध होगा? तो पहली चीज, जब भी आप सर्किट को सॉल्व करें तो कुछ चीजें याद रखें। पहली चीज ये याद रखा जाता है कि जितना हमारे पास समांतर वाला पोर्शन होता है पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, और प्रयास ये करते हैं कि पहले पैरेलल वाला पार्ट सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद हम सीरीज वाले को सॉल्व करें। उससे हमारी आसानी हो जाती है। तो कैसे करें? तो सिंपल सा है, ये दोनों किस में जुड़े हैं? पैरेलल में। कितना हो जाएगा? ये यहां तक बना था, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो कितना हो जाएगा? R/2 के, ठीक। यानी एक रेजिस्टेंस ये लग गया आपका R/2 का, ये R है। फिर आ जाओ जरा, ये R ये कितना हो जाएगा? R/2 का हो जाएगा। फिर एक R ये लगा है। अब सब किस में हो गए? सीरीज में। तो अब सीरीज में जोड़ लीजिए कितना? R प्लस R/2 प्लस R प्लस R/2 के, ठीक है। एलसीएम ले लो, 2 आया, 2R प्लस R प्लस R प्लस प्लस 2R प्लस R, 2R 2R 4R R, ये कितना हो गया? 2 4 5 6, 6R/2, 2 3 जा 6, यानी टोटल आया कितना? 3R आंसर। नोट कर लीजिए। इस तरीके से तमाम सर्किट आपकी बुक में दिए हैं, उनको आराम से आप सॉल्व करिए। जैसे कोई सर्किट और देख लो, ये मान लीजिए ये लगा है, फिर ये लगा है, इस तरीके से लगा है। कह रहा है ए और बी के अक्रॉस, ये आर है, ये आर है, ये आर है।
कह रहा है ए और बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। जब भी जिसके बीच में रेजिस्टेंस निकालने की बात करें, दोनों को ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, तो उन्हीं के पैरेलल सबको लाके आपको जोड़ना है जब इस तरीके का सर्किट आपको कहीं मिले तो, ठीक है। तो देखो बच्चा क्या करेंगे, यहाँ से देखिए तुरंत करंट ऐसे डाल दो, करंट डाले तो यहाँ करंट जा रही है, यहाँ करंट जा रही है। अब ये करंट ऐसे होकर के आ रही है और इधर ये वाली करंट जा रही है, तो जहां पर भी करंट का डिवीजन होगा वो दो चीजें हमेशा पैरेलल में आ जाएंगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, दुनिया का कोई सर्किट हो सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। तो अब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, तो कितना आ जाएगा 2R। ये देखिए इस तरीके का सर्किट हो गया आपका, ये मिल गया क्या 2R। अब 2R और R किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में तो 1/2R प्लस 1/R कितना मिल गया 2R, 1 प्लस 2 यानी कि मिल जाएगा आपको 2R/3। यही आंसर हो गया। इस तरीके से इनको लगाइएगा। अब देखिए अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले, ये दिया है ए बी सी डी, तो कहे कि भैया ए और डी के क्रॉस टोटल प्रतिरोध कितना है, ए डी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो मान लीजिए आर दिया, आर दिया, आर दिया, आर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा जहां से पूछ रहा है वहां से करंट तुरंत डाल दीजिए, ठीक है, करंट तुरंत क्या करें, डाल दें। तो यहाँ से करंट आएगी यहाँ, ठीक है, और यहाँ से करंट जाएगी यहाँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों सीरीज हो गए, बाद में क्या पैरेलल हो गए। या इसको ऐसे ना करके अगर यहाँ से पूछ लेता ए और सी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालिए, तब तो आपका एकदम आसान हो जाता। बात समझ गए, आएगा तब भी वही काम करना वही है। तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, फिर दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। तो वही निकालो 2R, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2R, ठीक, और इसकी वैल्यू आ गई क्या 2R। अब दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो 1/2R प्लस 1/2R बराबर क्या हो जाएगा 2/2R। ये खत्म, निकल के क्या आएगा R, ठीक। बुक तो लिए नहीं होंगे, नहीं तो आपको और सर्किट देख करके बताते हैं। फिलहाल आप करिएगा आराम से, जितने भी होंगे कमेंट में आप बताइएगा, सारी सर्किट को सॉल्व किया जाएगा। और कोई तरीके से सवाल जैसे मान लें ये दिए गए हैं, एक आप करके बताइए आप लोग कितना आंसर आता है। 2 2 2 2 2 2 2। कह रहा है ए और बी के क्रॉस टोटल प्रतिरोध ज्ञात करिए, करके बताइए, कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग बाकी करिएगा। तो चाहे इधर से सॉल्व करें चाहे इधर से, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से सॉल्व करें तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लग गया भैया, ये हो गया कितना 1, ठीक। अब यहाँ जरा देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा 2/3 टोटल। तो इनको हटाओ और यहाँ पे सीधा सीधा लगा दीजिए एक रेजिस्टेंस 2/3 का, ठीक। अब सब किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, जोड़ डालिए। R टोटल बराबर 2/3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 अपॉन 2, 6 2 8 3 11 6 17, 17/3, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18 यानी 5.67।
इस तरीके से इनको सॉल्व करिएगा। जितने भी आपके पास जितनी भी सर्किट बनती है, जितनी भी सर्किट आपके बुक में दी गई है, सबको आप सॉल्व करिएगा। जो सर्किट आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट में फोटो भेजिएगा, हम उस सर्किट को सॉल्व करवा के आपको देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ ने किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो नियम दिए। किसी भी जटिल परिपथ को सॉल्व करने के लिए दो नियम दिए। आगे हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं, जैसे आप में तो शायद नहीं है, थोड़ा बहुत है, एक आध दो थ्योरम है, मैं उनको पढ़ाऊंगा। लेकिन आगे हम लोग जब बड़ी पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम है, तो हम लोग किरचॉफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि किरचॉफ से बहुत जल्द से जल्द सर्किट सॉल्व होती है। तो आपको अपने लेवल तक का पढ़ना है, फिर टाइम मिलेगा तो इसको और मॉडरेट किया जाएगा। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो नियम दिए। एक को बोला गया फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दूसरे को बोला गया किरचॉफ सेकंड लॉ। इसी को बोलते हैं बेटा किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, धारा का नियम। इसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं KCL। इसी को बोला जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी को क्लोज लूप लॉ भी बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्लोज लूप लॉ, लूप लॉ या बंद पाथ का नियम, बंद पाथ का नियम। इसी नियम को और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। हिंदी लिख दे रहा हूं, आवेश संरक्षण का नियम। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगर आपसे पूछे बेटा कि किरचॉफ के नियम को किस सप्लाई पे प्रयोग किया जाता है, तो किरचॉफ का नियम AC एंड DC दोनों पे प्रयोग किया जाता है। किरचॉफ का नियम AC और DC दोनों पे प्रयोग किया जाता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इतने नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, और इसे लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन यानी आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। दूसरे नियम को, किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टेज का नियम कहा जाता है, इसे बंद पाथ का नियम कहा जाता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि किरचॉफ का नियम किस पर प्रयोग किया जाता है, तो किरचॉफ का नियम AC DC दोनों पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कल मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।